दृष्टि आईएएस के रिवीजन 2022 कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जब साल 2022 की शुरुआत हुई तब खबर सामने आई कि दक्षिण अमेरिकी देश चिली में एक ऐसे संविधान के पुनर्लेखन की शुरुआत हो गई है जिसमें पर्यावरण को तरजीह देने की बात कही गई। तब लगा कि साल 2022 दुनिया के लिए कुछ ऐसी खबरें लेकर आएगा जो हमें और आपको रोमांचित कर देंगी। लेकिन यूक्रेन पर रूसी हमले ने पूरी दुनिया को संकट में डाल दिया। 24 फरवरी को रूस ने यूक्रेन पर हमला कर पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। पूर्वी यूक्रेन में स्वघोषित पीपल्स रिपब्लिक ऑफ दोनेत्स्क और लुहांस्क की आजादी पर पहले रूस ने मोहर लगाई। पुतिन ने कहा कि वो अपनी सेना को शांति रक्षक के रूप में इन दोनों इलाकों में भेजेंगे। इसके बाद दोनों देशों के बीच युद्ध की शुरुआत हो गई। अमेरिका, ब्रिटेन समेत कई देशों ने अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के उल्लंघन के आरोप में रूस पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध भी लगाए। नतीजा ये हुआ कि पूरी दुनिया में कच्चा तेल और भोजन और भी महंगे हो गए। दूसरी बुरी खबर ये आई कि भारत का पड़ोसी देश श्रीलंका दिवालिया हो गया। अंतर्राष्ट्रीय कर्जों के बोझ तले दबा श्रीलंका अपने आर्थिक संकट से नहीं बच सका। चीन के अलावा अन्य विदेशी कर्जों के बोझ के तले भी श्रीलंका दबा हुआ है। इसमें एशियन डेवलपमेंट बैंक, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय बाजार, जापान और भारत भी शामिल हैं। ऐसे में श्रीलंका का विदेशी मुद्रा भंडार तेजी से खत्म होने लगा। जब ऐसी हालत हो जाए तब आप विदेशों से सामान आयात नहीं कर सकते। नतीजा ये हुआ कि श्रीलंका में महंगाई आसमान छूने लगी। हालांकि भारत ने श्रीलंका को अपनी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के तहत सहायता जरूर दी, लेकिन आखिरकार श्रीलंका दिवालियेपन का शिकार जरूर हो गया। भारत के ही पड़ोसी देश पाकिस्तान भी संकट से जूझ रहा था। वहां के राजनीतिक संकट ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा। अब तक किसी भी प्रधानमंत्री ने अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया था। ऐसे में उम्मीद की जा रही थी कि इमरान खान ऐसा कर कीर्तिमान स्थापित करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। प्रधानमंत्री इमरान खान की सरकार के खिलाफ विपक्षी दलों ने संसद में अविश्वास प्रस्ताव पेश कर दिया और इमरान खान विश्वास हासिल करने में नाकाम रहे। नवाज शरीफ के भाई शहबाज शरीफ पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री बन गए। अब तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग एन और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी दो ऐसे दल हैं जिनके बीच ही सत्ता की अदला-बदली होती रही थी। यह पहला मौका था जब साल 2018 में इमरान खान की पार्टी सत्ता में आई थी। मतलब इस साल इमरान खान की पार्टी ने पाकिस्तान में दो दलों के बीच सत्ता की अदला-बदली का रिवाज तोड़ दिया था। तब इमरान खान इस वादे के साथ सत्ता में आए थे कि वो भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे और लोगों के जीवन स्तर में सुधार करेंगे। लेकिन एक तरफ पाकिस्तान का रुपया टूट रहा था तो दूसरी ओर महंगाई बेकाबू हो रही थी। लिहाजा दूसरे छोटे छोटे दलों ने इमरान खान का साथ छोड़ दिया। इसी बीच भारत और अमेरिका के बीच 2+2 वार्ता का आयोजन हुआ। ये डायलॉग अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में हुआ। इसमें शामिल होने के लिए भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका की यात्रा की। इन दोनों ने अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन और सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस लॉयड ऑस्टिन से मुलाकात की। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच भी वर्चुअल मीटिंग हुई। ये चौथा मौका था जब भारत और अमेरिका के बीच 2+2 मीटिंग हुई थी। इस मीटिंग में दोनों देशों के बीच कई अहम पहलुओं पर बातचीत हुई है। अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता और एनएसजी यानी परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह में भारत को शामिल करने का अपना समर्थन दिया। भारत ऐसी वार्ताएं रूस, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ भी कर रहा है। जापान से साल 2019 में ही इसकी शुरुआत हो चुकी थी। रूस और ऑस्ट्रेलिया के साथ 2021 में इस वार्ता की शुरुआत की गई है। हिंद प्रशांत में सामरिक रणनीतियों के नजरिए से यह साल अहम रहा। जापान के टोक्यो में क्वाड समूह की बैठक हुई। इस बैठक में क्वाड देशों के नेता शामिल हुए। भारत की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसमें शिरकत की। एक ऐसे समय में जब रूस यूक्रेन के बीच जंग चल रही थी, तब उसकी चर्चा इस बैठक से कहाँ अछूती रहने वाली थी। लिहाजा यह मुद्दा भी सम्मेलन की चर्चा का हिस्सा बना, क्योंकि रूस का यूक्रेन पर हमला करना क्वाड के लिए चुनौती बनकर उभरा है। क्वाड की चुनौतियां इसलिए भी बढ़ गई हैं क्योंकि रूस से दोस्ती, अमेरिका से याराना और चीन की घुड़की का सामना करने वाला भारत कड़ी परीक्षाओं के दौर से गुजर रहा है। रूस और अमेरिका दोनों को भारत संतुलित करना चाहता है, लेकिन अमेरिका उससे बार बार अपना स्टैंड क्लियर करने के इशारे करता है। इसमें अमेरिका ने IPEF यानी इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क को लॉन्च किया है।
इसमें क्वाड के अलावा न्यूजीलैंड और आसियान के 8 देश भी शामिल होंगे, मतलब कुल मिलाकर 13 देश। इसे हिंद प्रशांत में चीन को घेरने की अमेरिका की बड़ी चाल के तौर पर देखा जा रहा है। इसके बाद ब्रिक्स देशों का 2 दिवसीय 14वां शिखर सम्मेलन वर्चुअल माध्यम से चीन में आयोजित हुआ। भारत की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसमें शिरकत की। ये शिखर सम्मेलन भारत और चीन के बीच सीमा पर जारी तनाव, क्वाड देशों के शिखर सम्मेलन और यूक्रेन के मुद्दे पर दुनिया में रूस के अलग थलग पड़ने के बीच आयोजित किया गया था। ऐसे माहौल में ब्रिक्स सम्मेलन में जिन विषयों पर एक बार फिर चर्चा हुई और सहमति बनी, उन्हें बीजिंग घोषणा का नाम दिया गया। इसमें शामिल विषय न सिर्फ ब्रिक्स के देशों के लिए बल्कि दुनिया के लिए भी बेहद अहम थे। ये विषय हैं सभी राज्यों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करना, रूस और यूक्रेन के बीच वार्ता का समर्थन करना और आतंकवादियों को शरण देने या प्रशिक्षित करने के लिए अफगान क्षेत्र का उपयोग वर्जित करना आदि। 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में जारी बीजिंग घोषणा पत्र के जरिए ब्रिक्स देशों ने बहुपक्षवाद के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया है। साथ ही इस बात पर भी जोर दिया गया कि वैश्विक शासन को अधिक समावेशी और सहभागी बनाया जाना चाहिए। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में संयुक्त राष्ट्र की केंद्रीय भूमिका व अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को बनाए रखने का भी संकल्प लिया गया। इस घोषणा पत्र के जरिए जिम्मेदार आर्थिक नीतियों को अपनाने की भी गुजारिश की गई। ऐसे में जब दुनिया ने विकास के उथले बदलाव के दौर में कदम रखा है, तब बीजिंग घोषणा का जारी होना खासा अहमियत रखता है। इसके बाद भारत एक नए समूह का भागीदार बना। इस समूह का नाम है I2U2। यहाँ I2 का मतलब इजराइल और इंडिया है, जबकि U2 USA और UAE को संदर्भित करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने I2U2 के पहले वर्चुअल सम्मेलन में भी भाग लिया। ये सम्मेलन अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के इसी साल मध्य पूर्व विजिट के दौरान हुआ था। सम्मेलन की मेजबानी इजराइल के तत्कालीन प्रधानमंत्री यार लेपिड ने की थी। इस फोरम का गठन बीते 2021 में अक्टूबर माह में किया गया था। तब इसे आर्थिक सहयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय फोरम या इंटरनेशनल फोरम फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन कहा गया। इन देशों ने कई आयामों पर आपसी सहयोग को बढ़ाने के लिए इसका गठन किया है। इसके बीच जल, ऊर्जा, परिवहन, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा जैसे सहयोग के 6 क्षेत्र निर्धारित किए गए हैं। I2U2 का विजन और एजेंडा प्रोग्रेसिव और प्रैक्टिकल है। ये देश अवसंरचना को नयापन देने, उद्योगों के लिए कम कार्बन उत्सर्जन के तरीके खोजने, पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूव करने और उभरती हुई एवं हरित तकनीकों के विकास को बढ़ावा देने की दिशा में अग्रसर है। इतना ही नहीं, इन देशों के साथ आने से पश्चिमी हिंद महासागर क्षेत्र में ये खुद को आसानी से जोड़ भी सकेंगे। 2 मध्य पूर्व देशों के होने के चलते इसे पश्चिमी एशिया के क्वाड की संज्ञा भी दी गई है। उधर श्रीलंका और पाकिस्तान के बाद भारत का बेहद करीबी देश नेपाल भी राजनीतिक संकट से अछूता न रहा। वहां सरकार के गिरने से लेकर संसद भंग होने और फिर संसद की बहाली तक के पॉलिटिकल ड्रामा देखने को मिला। इन सब के बीच 2022 के आखिरी महीने में वहां आम चुनाव हुए। इसमें सबसे बड़ी पार्टी शेर बहादुर देउबा की नेपाली कांग्रेस पार्टी बनकर उभरी, जिसके पास 89 सीटें हैं। केपी शर्मा ओली की पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल, एकीकृत मार्क्सवादी लेनिन आदि 78 सीटों के साथ दूसरी सबसे बड़ी पार्टी रही। वहीं प्रचंड की पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल माओवादी सेंटर के 32 सदस्य रहे। लेकिन दूसरी ओर तीसरी बड़ी पार्टी के गठबंधन होने के चलते सबसे बड़ी पार्टी को विपक्ष में बैठना पड़ा। पुष्प कुमार दहल प्रचंड नेपाल के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। पहले 2.5 साल प्रचंड और बाद के 2.5 साल ओली नेपाल के प्रधानमंत्री बनेंगे। ये राजनीतिक समीकरण कितने लंबे समय तक काम करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। अगर भारत की बात करें तो ये साल भारत के लिहाज से बेहद अहम रहा। भारत पहली बार G20 समूह का अध्यक्ष बना। यह अध्यक्षता पूरे 1 साल के लिए रहेगी। ऐसे में भारत से तमाम तरह की उम्मीदें की जा रही हैं। इसमें एक ये भी है कि भारत अफ्रीका को G20 में सदस्यता दिला सकता है। असल में भारत हमेशा से ही बहुपक्षीय संगठनों में अफ्रीका को शामिल करने का मुखर समर्थक रहा है। हाल ही में भारत की स्थिति पर जोर देते हुए विदेश मंत्री S जयशंकर ने कहा था कि भारत का मानना है कि अफ्रीका की समृद्धि और प्रगति वैश्विक पुनर्संतुलन के लिए आवश्यक है। ये भावना ऐसे समय में और भी महत्वपूर्ण हो जाती है जब दुनिया अमेरिका के नेतृत्व वाले लोकतांत्रिक देशों और चीन के इर्द गिर्द वाले सत्तावादी शासन के बीच
तेज ध्रुवीकरण दिख रहा है। दूसरी ओर रूस यूक्रेन युद्ध के अपेक्षा से उलट परिणाम और बढ़ती ईंधन और खाद्य कीमतों, वित्तीय अस्थिरता और ऊर्जा संकट की चुनौतियों का सामना दुनिया कर रही है। इधर भारत से उम्मीद की जा रही है कि वो दुनिया की ऋण प्रणाली में सुधार करेगा। इसकी वजह से भारत खुद एक विकासशील देश है। G20 विकसित और विकासशील देशों का एक समूह है। इस समूह में वित्तीय संस्थानों पर नियंत्रण रखने वाले अमेरिका और उसके सहयोगी देश भी मेंबर हैं। इसलिए उम्मीद की जा रही है कि भारत अपनी शक्ति का प्रयोग कर बहुपक्षीय विकास बैंकों की संभावना के लिए ऋण पुनर्गठन और कर्ज की ऐसी प्रणाली बनाएगा जिससे गरीब मुल्कों को राहत मिलेगी। इससे फायदा ये होगा कि मध्यम आय वाले देशों को रियायती दरों पर वित्तीय मुहैया कराया जाएगा, जो खास तौर से कमजोर हैं। इसीलिए माना जा रहा है कि विकासशील देशों के नाते भारत दूसरे गरीब देशों की मदद जरूर करेगा। लेकिन यहाँ यह भी नहीं भूलना चाहिए कि G20 में अमेरिका और फ्रांस जैसी शक्तियां भी मेंबर हैं। इसीलिए सुधार की कोई भी कवायद आसान नहीं रहने वाली है। आज के एपिसोड में बस इतना ही। हमारा एपिसोड आपको कैसा लगा, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।